जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप संघर्षरत होंगे और संघर्ष में दूषित होंगे। हम बात करेंगे आज मगध राजवंश की, और इससे पहले हम देख लेते हैं इसके चारों तरफ के क्षेत्र, जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। काशी, कौशल, इसके जो क्षेत्र थे चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर, और जिले के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात इस समय जौनपुर का ही है। यहाँ का राजा जो होता है राजा ब्रह्मदत्त। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध जो सबसे ज्यादा अपना उपदेश देते हैं वो श्रावस्ती में देते हैं, तो अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में देते हैं। और गौतम बुद्ध जो अंतिम भोजन करते हैं वो पावापुरी में करते हैं। ठीक। कौशल का राजा जो था राजा दीक्षित। और कौशल इसका जो क्षेत्र था फैजाबाद था, अयोध्या था, गोंडा था। तो राजा ब्रह्मदत्त और राजा दीक्षित के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष में राजा ब्रह्मदत्त जीतता है और राजा दीक्षित को पराजय की सामना करना पड़ता है। फिर कुछ समय बीतने के पश्चात, यहाँ तो राजा दीक्षित हार चुका था। कौशल के नजदीक से ही एक शासक होता है कंस होता है शासक। कंस काशी के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करता है और काशी को अपने में मिला लेता है। फिर कंस के बाद महाकौशल नरेश होते हैं, और फिर काशी की जो सीमा होती है, काशी की सीमा बिहार से लगती है, और बिहार से लगती है, जिससे मगध वंश के शासक बिंबिसार से हमेशा इनके बीच झपट का संघर्ष बना रहता है। युद्ध होने का चांस हमेशा बना रहता है। तो कौशल उस समय कौन थे? महानरेश। कौशल के राजा महाकौशल नरेश। तो क्या होता है? महाकौशल नरेश कहते हैं कि कहीं आपस में युद्ध किया जाए, आप हमारे पुत्री से विवाह कर लीजिए। इनकी पुत्री का नाम क्या था? महाकौशल नरेश की पुत्री का नाम महाकौशल था। अब महाकौशल से विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद ये काशी दहेज में पा जाते हैं। अब महाकौशल नरेश के पुत्र का नाम प्रसेनजीत था। और प्रसेनजीत के बहन का नाम क्या था? महाकौशला। और महाकौशला का विवाह किससे हो गया? महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हो गया। मोटा हम समझ ले रहे हैं ना। बिंबिसार से महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हो गया। फिर आगे चल के बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु से इसका संघर्ष होता है। इससे हम बात अब आएंगे मगध वंश पे। मगध वंश पुराणों और महाभारत में कहा जाता है कि मगध पे सबसे पहले बृहदत्त राजवंशों ने शासन किया। बृहदत्त राजवंशों ने शासन किया, कहा जाता है ऐसा। तो बृहदत्त राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और किसके कहने पर या इसका स्थापना करता है? तो
वसु के कहने पर, राजा वसु के कहने पर ऐसा करता है। और विजयद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? विजयद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। और श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर भीम जरासंध की हत्या कर देता है। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब रिपुंजय को कौन मार देता है? पुलिकट मार देता है। पुलिकट मार देता है। ये तो पुराणों और महाभारत में कहा गया है कि मगध पर सबसे पहले इन्हीं राजवंशों ने शासन किया। और वास्तविक जो मगध पर शासन माना जाता है वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश, मगध वंश। अब हम आएंगे टॉपिक पे। मगध वंश, मगध वंश में जो जो वंश हुए, हर्यक वंश, हर्यक वंश हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश हुआ। नंद वंश हुआ। अब हर्यक वंश, हर्यक वंश 544 से 412 BC। ईसा मसीह के जन्म का जो जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम ईसवी कहते हैं। बात करेंगे हम हर्यक वंश की। हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसका संस्थापक, इसका वास्तविक संस्थापक, इसका वास्तविक संस्थापक जो था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार को जैन साहित्य में, बिंबिसार को जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक, जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा जाता है। थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, श्रेणिक कहा जाता है। और मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में अमित्रोथ कहा जाता है। अमित्रोथ कहा जाता है मत्स्य पुराण में। और पता है कि पुराण सबसे बड़ा, जो सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा पुराण है वो मत्स्य पुराण ही है। अब बिंबिसार मगध वंश, मगध वंश का जो विस्तार करता है बिंबिसार, पहला तो यह वैवाहिक संबंधों से और युद्ध से भी। इसके यहाँ पर देखिए गंगा नदी थी, यहाँ पर चंपा थी, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, विंध्य की पहाड़ी है। विंध्य की पहाड़ियों में अवशेष पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो भारत का निर्माण हुआ है 4 पहाड़ियों से हुआ ना। एक क्या होता है, एक आर्कियन हो गया, एक पुराण हो गया, एक आर्यन, एक चार पहाड़ियों से होता है। आर्कियन का 2 है एक। तो विंध्य में जो होता है वो पाया जाता है। सोन नदी, तो चारों तरफ से नदी थी, तो मगध पर आक्रमण करना बहुत ही कठिन था। इसने 3 शादी किया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 3 विवाह किया। 3 विवाह। नंबर 1 कौशल नरेश की पुत्री से, कौशल नरेश की पुत्री महाकौशल से, महाकौशल से, ठीक। नंबर 2 मद्र नरेश की राजकुमारी,
मध्य नरेश की राजकुमारी, मध्य नरेश की राजकुमारी क्षेमा से। नंबर 3 लिच्छवी, लिच्छवी के राजकुमार, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री छेलना से, छेलना से। अब लिच्छवी के राजा जो थे, इनके पुत्री का नाम तो छेलना था, लेकिन इनके बहन का जो नाम था वह त्रिशला था, जो कि महावीर स्वामी की माता थी, महावीर स्वामी की। अब महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और इनका जो चिन्ह है वह सिंह है। ठीक। और बिंबिसार ने, बिंबिसार का अवंती से बहुत ही अच्छा संबंध था, उसका मित्र था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के दरबार में भेजा था उनके इलाज के लिए। तो अवंती जो थी, अवंती, अवंती की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी अवंती, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती। ठीक। ये थी महिष्मती और ये थी उज्जैन। और अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था ही। और अवंती का राजा जो चंद्रप्रद्योत था, वत्स के राजा, वत्स का राजा कौन था? वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और वत्स का राजा उदयन था। वत्स का जो राजा उदयन था, उदयन जो विवाह करता है जाके इसके चंद्रप्रद्योत की पुत्री उगदाता से, चंद्रप्रद्योत की पुत्री उगदाता से विवाह किसका होता है? उदयन से। बिंबिसार की हत्या कर देता है उसका पुत्र अजातशत्रु। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे हम अजातशत्रु की। अजातशत्रु 492 से 460 BC। अजातशत्रु को, अजातशत्रु को पुराणों में, अजातशत्रु को वैसे कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में ही होती है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483। कहाँ हुई? राजगृह, राजगृह में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। ठीक। और अजातशत्रु का विवाह किससे होता है? अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो जाता है। प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच संघर्ष होता है। प्रसेनजीत भी बहुत अच्छा शासक था, कूटनीतिज्ञ था, लेकिन हार जाता है प्रसेनजीत और लास्ट में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। एक बात बताने को भूल गए कि क्या बोलते हैं, वैशाली की एक गायिका थी, गायिका, उसे अमरपाली कहते हैं। तो बिंबिसार को उससे प्रेम था। अब गणिका थी तो अजातशत्रु को द्वेष होता था कि पिता को एक गायिका से प्रेम है। और अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी संघर्ष चलता है। अजातशत्रु का जो सही अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी संघर्ष चलता है। और लिच्छवियों से संघर्ष में जो जीतने का जो कारण था, जो जिताया, जिसके मंत्री का नाम था वत्सकार।
वत्सकार, इसी के सहयोग से जीतता है, इसी के सहयोग से जीतता है। और इसी 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 युद्ध में इसने दो नए हथियारों का प्रयोग किया था। नंबर 1 रथ मूसल, नंबर 2 महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। अजातशत्रु को कुलिक के नाम से जाना जाता है और यह बौद्धिस्ट था, पता है, ये प्रथम बौद्ध संगीत कराया था। दो नए औजारों का, दो नए हथियार भी चलवाए थे इसने। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदायीन था, उदायीन था, उदायीन। 460 से 444 बीसी, ठीक, 444 बीसी उदायीन। अब अभी तक तो बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, वैशाल राजगृह थी, गिरिब्रज या राजगृह। तो उसके बाद उदयन जो है पाटलिपुत्र नया एक बसाता है, एक नगर बसाता है गंगा एवं सोन नदी के संगम स्थल पे। इसे पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है, कुसुमपुर। तो अभी तक तो राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी, उदयन ने कहाँ राजधानी बना दी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? और कुसुमपुर कहा जाता है। वो जैसे बिंबिसार की हत्या कर दिया था अजातशत्रु, वैसे उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। उदयन के 3 पुत्र थे, उदयन के 3 पुत्र। नंबर 1, नंबर 2 था मुंडा, नंबर 3 नागदशक। पहला नहीं याद आ रहा है। तो इसके बाद नागदशक होता है इसका उत्तराधिकारी। तो प्रजा देख रही थी कि कोई वो अपने पिता को मार रहा है या अपने पिता को मार रहा है। तो लास्ट में इसका जो सेनापति होता है वह शिशुनाग होता है, इसे पद से पदच्युत कर देता है और स्वयं पद पर स्थापित हो जाता है। तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग करता है। शिशुनाग किसको मारकर? नागदशक को, ठीक। अभी तक तो राजधानी उदयन जो बनाया था वह पाटलिपुत्र बनाया था। अब यह जो है पुनः वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है, वैशाली। और वैशाली से हमें और क्या सीख सकते हैं? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई, द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। अब किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक, इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था शुभकामी, शुभकामी। और बात करेंगे, शुभकामी था द्वितीय, शुभकामी था, हाँ, 383 ईस्वी। और वैशाली एकमात्र गणतंत्रात्मक राजधानी थी, एकमात्र गणतंत्रात्मक राजधानी थी वैशाली। अब शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली में बनाया, वैशाली को बनाया। इसकी जो सबसे बड़ी, जो इसने सबसे बड़ा अर्जन किया, जो कुछ भी जीता सबसे ज्यादा, इसमें सबसे बड़ा क्या किया? इसने अवंती को जीत कर अपने में मिला लिया, अवंती को। अब अवंती को मिला लिया, ऐसा सबसे बड़ी ख्याति यही थी। अब अवंती का राजा कौन था? पता ही है, राजा चंडप्रद्योत। और इसके दरबार में अपने बिंबिसार ने अपना कौन सा भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था।
अब अवंती की जो चंद्रप्रद्योत की पुत्री का नाम क्या था? वागदत्ता। वागदत्ता से किसका विवाह हुआ? उदयनी का विवाह हो, नहीं उदयनी नहीं, हाँ उदयन का विवाह हुआ, जो कि वत्स का शासक था। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कि प्रयागराज। अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। राइटिंग के लिए दे लीजिए अंतिम गहराई से, सॉरी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? वह था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वर्मन था, नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो इसका जो सबसे जो भी अर्जित किया, तो पहली बार इसने वैशाली अपनी राजधानी देखो बनाया एक, और नंबर 2 जो इसने किया अवंती को जीता। इसके बाद कालाशोक आता है। कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक को दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान और पुराणों में काकवड़ के नाम से जाना जाता है। काकवड़ के नाम से जाना जाता है, काकवड़ के नाम। अब कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीत का यही तो था, इसी के शासन काल में हुआ। 383 ईसा पूर्व में अध्यक्ष शुभकामी था, वैशाली में हुआ। वैशाली प्रथम गणतंत्रात्मक राजधानी थी, पहली गणतंत्रात्मक राजधानी थी कालाशोक। कालाशोक के समय में हुआ कालाशोक। देखो वहाँ क्या बोलते हैं, शिशुनाग जो था अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, और उदयन जो था, उदयन जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह पुनः लाकर उदय पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। कौन? कालाशोक। कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि मगध वंश की जो अस्थायी राजधानी है उसे पाटलिपुत्र को कहा जाता है। अब मगध वंश का जिक्र किसमें मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध वंश का जिक्र सबसे पहले मिलता है। अब अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? अथर्व ऋषि के संस्थापक जो कुछ भी हैं, जादू टोना इसी में है। अब आएंगे हम नंदवंश पे। नंदवंश, नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महानंदिन, महानंदिन, महानंदिन संस्थापक था। और वास्तविक संस्थापक जो था वह महापद्मानंद, महापद्मानंद था वास्तविक संस्थापक। ये जो महानंदिन था इसके दासी का पुत्र था महापद्मानंद, इसके दासी का पुत्र था महापद्मानंद। महापद्मानंद, इसके बारे में जान लेते हैं। महापद्मानंद सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण, सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण यही करता है। नंबर 2, नहरों की खुदाई सबसे पहले यही करता है। नहरों की खुदाई सबसे पहले यही करता है। इसका एक नाम था एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, इसे एक राष्ट्र कहा जाता है। और इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। दूसरा परशुराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्षत्रियों का, बहुत ज्यादा क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम, दूसरा परशुराम भी इसी को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद टोटल 9 शासक होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वही घनानंद ही है। इसके बाद आता है घनानंद। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद के समय में ही चंद्रगुप्त द्वितीय वो आता है, क्या बोलते हैं, सिकंदर महान।
सिकंदर महान इसी के शासनकाल में आता है, व्यास नदी तक ही आता है। और 326 में वही आक्रमण करता है, मगध पर आक्रमण करता है 326 इस भारत पे। तो हम अंतिम रूप से खत्म जो भी हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं नंदवंश तक। फिर हम कल मिलेंगे अगली क्लास में।